अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 8 आपकी खिदमत में हाजिर है, जैसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 8 की तरफ चलते हैं। साइम हैरान परेशान सा अमारा को देख रहा था, जो उससे लिपटी खड़ी थी। बेसाख्ता उसकी नज़र सामने उठी, जहां कासमा आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। साइम ने अमारा को एक झटके से पीछे किया था, गोया किसी अछूत को छू लिया हो, और एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। वो जो पहले ही झटके से नहीं संभली थी, लगने वाले थप्पड़ से औंधे मुंह जमीन पर गिरी थी। एक गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से साइम को देख रही थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की मेरे साथ? साइम उसको देखकर दुश्मनी से गोया हुआ था। उसकी धाड़ पर कासमा भी अपनी जगह से उछली थी। उसकी तेज आवाज़ सुनकर बुआ और नुसरत बलोच भी वहीं आ गए थे और यहाँ का मंजर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे। नुसरत बलोच ने एक नज़र कासमा के लरहते वजूद को देखा और अमारा की तरफ बढ़ी थी। उसको शानों से थामकर उठाया था, जबकि साइम का सन्नाटेदार थप्पड़ खाकर अमारा के हवास झंझना गए थे। गम गुस्से से साइम की तरफ देख रही थी। आगे बढ़कर साइम का गिरबान पकड़ा था, जबकि उसकी इतनी जुर्रत पे खड़े सब लोग ही अश अश कर उठे थे। उसका गिरबान थामते अमारा गुस्से से चीखी थी, साइम तुम्हें इतना पाकबाज बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक रेपिस्ट हो। क्या तुम्हें भूल गई हो? तुम भूल गए हो क्या ये सब चीज़? उसकी बात पर साइम का अपने गिरबान की तरफ बढ़ता हाथ हवा में रुक गया था। अंदर धमाके से होने लगे थे। दिमाग उसकी बात पर सुन्न हो गया था, जबकि वहाँ खड़े लोगों पर तो ये बात क़यामत बनकर गिरी थी। ऊपर से साइम की खामोशी ने इस बात पर मोहर लगा दी थी। अमारा उसकी खामोशी महसूस करके पीछे हुई और उसको इस्तेहज़ाइया नज़रों से देखकर बोली थी, क्यों सरदार साइम बलोच, अपनी बात पर चुप लग गई? अब नहीं हाथ उठाओगे? ये तुम्हारे शौहर की असलियत, जो तुम्हें किसी को हाथ लगाने नहीं देता, खुद ना जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। अमारा कासमा को देखकर बोली, जो ये सब सुनकर गिरने वाली हो रही थी। साइम बलोच, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हकीकत बयान कर रही है। अमारा साइम को देखकर तंजिया लहजे में बोली थी। साइम कासमा पर नज़रें मरकूज़ किए पीछे की तरफ कदम उठाने लगा था। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिखना उसको दुनिया का मुश्किल तरीन मरहला लगा। वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत, वो उसकी सब्ज़ आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए नफरत थी, बेतहाशा नफरत। वो आज फिर 8 साल पहले की तरह तन्हा रह गया था, जहाँ पहले किसी ने उसका यकीन नहीं किया था और अब भी कोई उसका यकीन नहीं करेगा। उसे लगा था ज़िंदगी में जब कभी उसकी हकीकत सामने आएगी तो एक लड़की होगी जो उसका साथ देगी, लेकिन वो यहाँ भी गलत था। वो भी उसे बाकियों की तरह हवस परस्त इंसानी समझ रही थी। साइम बलोच आज टूट गया था, जब उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और अभी भी खुद ही संभलना था। जीप में बैठकर बर्क रफ्तारी से हवेली से निकलता चला गया। वो किसी को सफाइयाँ देना पसंद नहीं करता था। उसने आज तक किसी को सफाई नहीं दी थी। उसे जो जैसा समझता था वैसा ही था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर हो रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर गांव की कच्ची सड़क पर गाड़ी स्पीड से चला रहा था। अमारा ने यूँ वार किया था, और कहाँ किया था? वहाँ जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वो भी इस हकीकत से वाकिफ़ है। इस फेयरवेल पार्टी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उस रात जब उसकी माँ ने यकीन नहीं किया था, वो क्यों यकीन करती, जबकि उसके साथ तो अब तक बुरा ही सलूक किया है। काज़मा माऊफ होते जहन के साथ इस जगह को देख रही थी जहाँ अभी साइम खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा हमसफ़र लिखा गया है। बाप भी हवस परस्त था और बेटा भी। उसे इस लम्हे से भी नफरत हो रही थी जब जब साइम ने उसे छुआ था। हाँ, वो इस शख्स से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं चाहा था कि उसे इस तरह नफरत हो। कल तक जो दुनिया का मुश्किल काम लगता था, चंद लम्हों में उससे नफरत हो गई। एक ग्लेशियर था जो कि अंदर उबल रहा था। अभी तो मोहब्बत के एहसास से वाकिफ़ हुई थी। उसका दिल इतनी बुरी तरह टूटेगा उसने कभी नहीं सोचा था। खुद को कंपोज करके उसने अपने कदम दोबारा किचन की तरफ बढ़ा दिए थे। नुसरत बलोच ने अफसोस से उसकी पुश्त को देखा था। वो यकीन नहीं कर पाई थी कि वाकई ये बात उनके साइम के बारे में की गई है। अमारा ने कोफ से बदलते माहौल को देखा था और फिर एक अदा से अपने बाल झटक कर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। नुसरत बलोच ने उसकी पुश्त को नागवारी से देखा था। ये लड़की इनके घर में जब भी आती थी हमेशा सुकून बर्बाद ही करती थी। शहरोज ने कमरे में आकर रायका का नंबर डायल किया था, जो तीसरी बेल पर उठा लिया गया था। सुनो लड़की, जिस आदमी का तुमने पता करने को कहा था मुझे, वो मर चुका है। उसकी तस्वीर मेरे पास है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं भेज सकता हूँ। शहरोज बिना तमहीद उससे गोया हुआ। क्या? वो कैसे मर सकता है? रायका एकदम से चीखे। बिना मेरे सवालों का जवाब दिए वो कैसे मर सकता है? आपको पुख्ता यकीन है?
रायका ने उससे पूछना चाहा, लेकिन लड़की मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हें तस्वीर भेज दूंगा। अगर तुम उसको दोबारा जिंदा करके पूछना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शहरोज उसकी बेतुकी बात पर गुस्से से बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं एक अरसे से उसकी तलाश में थी, अब वो मर गया है बिना मेरे सवालों के जवाब दिए। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है। रायका उसको गुस्से में देखकर नरमी से बोली, वैसे क्या किया है तुम्हारे साथ इस आदमी ने? शहरोज को ना जाने क्यों तजस्सुस हुआ कि वो पूछ बैठा, उस शख्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उसने किसके कहने पर किया, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। रायका नरमी से बोलकर फ़ोन बंद कर गई थी। उसकी अधूरी बात पर शहरोज के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने घूरकर फ़ोन को देखा था और फिर फ़ोन बेड पर फेंक कर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया था। रायका, आप किससे बात कर रही थी और किसके बारे में जानना चाह रही हो? आप? रुचना जो उसके कमरे से बाहर से गुजर रही थी, उसकी बातें सुनकर उसके कमरे में आई थी और उसको देखकर गुस्से से पूछा था। रुचना की अचानक आंख पर रायका गड़बड़ा गई थी। फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा, जबकि माथे पर पसीने की बूंदें चमक गई थीं। किसी को भी नहीं, रायका ने बोधा सा बहाना गढ़ा था। रायका, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना है। आप किसी आदमी का पता लगाना चाहती हैं, उसने आपके साथ क्या बुरा किया है और ऐसे कौन से सवालों के जवाब आप लेना चाहती हैं? रुचना अभी भी सख्ती से बोली थी। आपको इस शख्स से मेरा सब कुछ छीन लिया। उस शख्स ने मेरे सामने मेरी माँ को मार दिया। ना जाने क्यों उस शख्स को अपने सामने जिंदा देखकर एक छोटी सी आस मेरे दिल में पैदा हुई थी कि शायद माँ भी जिंदा हो। रुचना, आपू, ये वही आदमी था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और माँ को भी मेरे सामने इसी ने मारा था, मुझे पूरा यकीन है। रायका ने उसको देखकर नम आवाज़ में सारी बात बताई थी, जबकि सारी बातें सुनकर वो जो सख्त तेवर लिए खड़ी थी उसके तासरात नरम पड़ गए और कदम कदम चलकर उसके सामने आकर रुकी। रायका, आपने एहतशाम भाई को क्यों नहीं बताया? उसके हाथों को थामकर बोली, भाई वैसे भी काजमा की वजह से परेशान थे, इसलिए मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं ये खुद करना चाहती थी। मैं मेरी माँ का बदला लेना चाहती हूँ, उसका नाम जानना चाहती हूँ जिसके कहने पर यह सब हुआ। रायका उसकी आंखों में देखकर गुलगीर लहजे में बोली तो रुशना भी नम आंखें लिए हुए थी। ठीक है रायका, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना और मैं वादा करती हूँ ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। रुशना ने उसके हाथों पर दबाव बढ़ाए बहुत मोहब्बत से बोली तो रायका उसके गले लगी। ज़ुहा भी शाहीना बलोच के कहने पर रायका की तबीयत पूछने के लिए आई थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गई और इससे पहले शक था कि वो शाहीना बलोच की बेटी नहीं है। फिर रायका की बातें सुनकर वो भुंचका कर रह गई थी। मफलूज हुए जहन के साथ दोबारा अपने कमरे की तरफ चली गई। हयात, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो वो लड़की सब कुछ जानती है, उसे कुरतुल ऐन के बारे में भी पता है। असफंद बलोच फ़ोन पर किसी से मुखातिब थे। असफंद, तुमने जब से फ़ोन किया है एक ही रट लगाए जा रहे हो, मुझे बताओ वो लड़की है कौन जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और अगर वो सब कुछ जानती है तो वो जिंदा कैसे है? हयात बेग की मुतहिर सी आवाज़ गूंजी, वो लड़की मेरे बेटे साइम की नाम नेहाद बीवी और यूसुफ बलोच की बेटी है। मैं समझ नहीं पा रहा ये बात वो जानती कैसे है। असफंद बलोच ने आज तक कोई सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ा, फिर वो कैसे उस औरत के बारे में जानती है? असफंद बलोच परेशानी से गोया हुए, तुम्हारे बेटे ने यूसुफ बलोच की बेटी से शादी कर ली और तुमने उसे मना भी नहीं करा। मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। और रही बात इस कुरतुल ऐन के बारे में जानने की, तो हो सकता है तुमने उसके सामने जिक्र किया हो। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो अपने गुनाहों का एतराफ़ खुद अपने मुँह से करूँगा। मैं नहीं जानता वो कैसे जानती है ये बात, लेकिन मुझे बता कर उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अपने लिए मुसीबत को ही दावत दी है। अब जल्द या बदीर इसका काम तमाम करना पड़ेगा। असमन बलोच अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने रास्ते से हटाना जानता है। उनके लहजे में गरूर बोल रहा था। वैसे दिखती कैसी है तुम्हारे बेटे की बहू? मेरा मतलब है यूसुफ बलोच की बेटी। हयात बेग ने कमीनगी से पूछा था। इनके अंदाज पर वो मकरूम मुस्कुराहट लिए बोले, बिल्कुल एक परी की तरह। ये बोलते वक्त वो भूल गए थे कि उनकी भी एक बेटी है। वो ये बात अपनी बहू के लिए कह रहे थे। फिर तो मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान आके उसके हुस्न को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। हयात बेग खवासत से बोले थे। ज़रूर, वैसे भी मुझे उससे पीछा ही छुड़ाना है। अब अगर मेरे दोस्त का कुछ फ़ायदा होगा तो मैं मना थोड़ी ना करूँगा। वो बोलते वक्त इंसान तो नहीं, शैतान ज़रूर लग रहा था जो अपने दोस्त का नापाक इरादों में साथ दे रहे थे। ठीक है, फिर जल्द मिलते हैं, हयात बेग कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर गए। असफंद बलोच ने मुस्कुराते जगमगाती स्क्रीन को देखा। साइम इस वक्त अपने फार्म हाउस में मौजूद था। कमरे की हर चीज़ को उसने तहस नहस कर दिया था। एक आग सी जल रही थी उसके अंदर। वो चाहता था वो इसका एतबार करें, एक बार ही सही उससे पूछ ले, लेकिन क्या उसको सफाई देते? उसने जैसे खुद से सवाल किया था। बिखरे से हुलिये में वो सोफे पे बैठा था। काई सी काली आंखें इस वक्त शदीद सुर्ख हो रही थीं, जिनको देखकर ही खौफ महसूस हो रहा था। जब से आया था ना जाने कितने सिगार सुलगा चुका था। जब भी तड़पते दिल को सुकून ना मिला तो उसने वहाँ किचन में मौजूद वाइन को अपने अंदर उतारा था।
उसने बहुत कम कर दिया था इस हराम मशरूब को हाथ लगाना, लेकिन आज फिर से इस जगह खड़ा हो गया था जहाँ 8 साल पहले खड़ा था, जब भी उसके साथ कोई नहीं था, और आज भी जब भी उसने इसी चीज़ से सहारा लिया था, और आज भी यही कर रहा था। घूंट घूंट अपने हलक में उडेर कर उसकी आंखों के सामने सुबह वाला मंजर गर्दिश कर रहा था, जब वो उसको नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, और यही चीज़ उसके जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। यकदम सोफे से उठा था, हाथ में पकड़ा गिलास ज़मीन पर जोर से फेंक कर लड़खड़ाते कदमों से बाहर की जानिब निकला। जीप में बैठकर उसका रुख हवेली की जानिब किया। रात के साए गहरे हो रहे थे, आंखें बार बार बंद हो रही थीं, जिनको बमुश्किल खोले ड्राइव कर रहा था। रश ड्राइविंग करते वो 1 घंटे के अंदर हवेली के बाहर मौजूद था। जीप को यूं ही छोड़कर उसने रुख क्वार्टर की तरफ किया, जहां मौजूद लड़की ने उसको अनदेखी आंख में झोंक दिया था। बमुश्किल चलते वो उसके कमरे के पास रुका। कमरे में दाखिल हुआ तो लाइट ऑन थी और वो दुश्मन जान खुद मज़े से सो रही थी। ये देखकर उसको नए सिरे से गुस्सा आया। उसके कंफर्टर में दबके वजूद को बेबाक निगाहों से देख और उसकी तरफ बढ़ा और उसके दाएं बाएं हाथ टिकाए गौर से उसके चेहरे को तकने लगा। वो जो अभी थोड़ी देर पहले सोई थी, खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करके आंखें वाह की तो सीधा उसकी सुर्ख आंखों से टकराई, जबकि मुकाबिल उसकी नींद की खुमार से सुर्ख होती आंखों को देखकर उसके चेहरे पर झुका। जज्बात का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। काज़मा खौफ से उसको देख रही थी। इससे पहले उसके चेहरे पर झुकता काज़मा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जो पहले ही नशे में था, उसके धक्के पर लड़खड़ाता पीछे गिरता, लेकिन बर वक्त दीवार का सहारा लेकर संभाल गया खुद को। काज़मा बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी और इससे पहले वो बाहर निकलती उसको जोर से बाजू से खींचकर दीवार से पिन कर गया। काज़मा हरासा निगाहों से उसको देख रही थी। वो इस वक्त होश में नहीं था। उसके पास से उठती अजीब सी बू उसे शक में मुब्तला कर रही थी। आंसू जो पहले ही बह रहे थे, इनमें रवानगी आ गई। ये सोच जानलेवा थी कि वो कुछ पीकर आया है। साइम मदहोशी से उसके चेहरे को तक रहा था। वो होश में रहकर भी ऐसी हरकत ना करता जो वो इस वक्त नशे में कर रहा था। उसके गले से दुपट्टा निकालते काज़मा को लरजने पर मजबूर कर गया। इससे पहले वो उसके गले से दुपट्टा खींचता, काज़मा उसका हाथ थाम गई। तो प्लीज़ चले जाएं, प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं तो बीवी हूँ ना आपकी, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो रोते हुए उसे इल्तिजा गोए हुई। और मैं शौहर अपना हक ले रहा हूँ। उसके गाल को नरमी से सहलाते बोझल लहजे में बोला, नहीं मुझे हाथ मत लगाना, मैं नहीं मानती आपको अपना शौहर। वो कांपते लहजे में बमुश्किल बोल पाई। उसकी बात सुनकर मुकाबिल को गुस्सा आया और ज़बरदस्ती उसका हाथ थामकर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। वो उसके साथ घसीटती चली जा रही थी, जो मेन गेट के पास पहुंच गया था। दरवाज़ा खोलकर एक झटके में उसको घर से बाहर निकाला। जब तुम मुझे शौहर नहीं मानती तो इस घर में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं। दुरुस्तगी से बोलकर दरवाज़ा बंद करते अंदर की तरफ बढ़ गया और दरवाजे पर खड़े गार्ड की इतनी मजाल नहीं थी जो बाहर रोती लड़की की फरियाद सुनकर दरवाज़ा खोलता। काज़मा रोते चिल्लाते दरवाज़ा खोलने का कह रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आहो पुकार सुनता। रात के अंधेरे में कोई जीरू मौजूद नहीं था जिससे वो मदद मांगती। दरवाज़ा पीटते पीटते अब उसके हाथ भी दुखने लगे थे। बेबसी से वहीं घुटनों में सर्दियाँ बैठ गई। वो समझ गई थी उसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए वहाँ से उठकर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। उसको तो रास्तों का भी इल्म नहीं था। वो कहाँ जा रही थी वो नहीं जानती। वो बस चले जा रही थी जब सामने से आते लड़कों को देखकर उसको अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, बस अपनी इज्जत की खातिर भाग रही थी। जबकि पीछे आते लड़के उसको अकेला देखकर उसके पीछे ही चले। उस पर जुमले कसते मुसलसल उसको रोकने का कह रहे थे। काज़मा पीछे देखकर भाग रही थी जब वो सामने से आती कार नहीं देख पाई और एक ज़ोरदार हिट खाकर पीछे को जा गिरी। ओ शिट! गाड़ी में बैठा शख्स फौरन निकला। अपने सामने एक आदमी को देखकर वो दोनों लड़के वहीं से वापस चले गए थे। वो कदम कदम चलता उसके पास आया जो सड़क पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। सर से खून बह रहा था। बिला ताखीर किए उसको अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ गया। जोहा की आंख खुली तो नज़र एहतशाम से टकराई थी, जो शीशे के सामने खड़ा होता अपने बाल बना रहा था। उसने एक नज़र घड़ी को देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। वो खुद उजलत में तैयार हो रहा था जब वो रात को सोई थी। एहतशाम जब तक हवेली में नहीं आया था, अब उसको सुबह इतनी जल्दी कहीं जाता देख हैरत हुई। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर उसके पीछे जा खड़ी हुई थी। साईं, आप कहीं जा रहे हैं इतनी सुबह? जोहा की आवाज़ पर एहतशाम का घड़ी पहनता हाथ एक पल के लिए रुका। तनकीदी नज़र से अपना जायज़ा लेकर वो जोहा की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको शानों से थामकर नरमी से बोला, जोहा, मैं काज़मा को लेने के लिए जा रहा हूँ। कल आहद ने मुझे बताया था कि आज से वो कॉलेज जाएगी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं कर सकता। मैं उसे इसी वक्त लाना चाहता हूँ। लेकिन साईं, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, क्या आपको पूरा यकीन है कि काज़मा आएगी? अगर वो आएगी तो भाई खुद ही उसे छोड़ने आएंगे, तो फिर आप कैसे? जोहा ने दानस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। वो सब मैं नहीं जानता। अगर साईं उसे लेकर आएगा तो उसके जाने के बाद मैं उसे ले आऊँगा, लेकिन हर सूरत अपनी बहन को मैं ले आऊँगा। अब मज़ीद वहाँ नहीं रहेगी वो। एहतशाम उसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गया।
जोहा ने परेशान निगाहों से उसकी पुश्त को देखा था। उसे यकीन नहीं था कि साइम बलोच काज़मा को अकेले कॉलेज भेज देगा। उसने पूरी तैयारी से उसे घर से निकलने की इजाज़त दी होगी। वो इस बात पर कतई हैरान नहीं थी कि वो कॉलेज कैसे जा सकती है, क्योंकि साइम लड़कियों की पढ़ाई के हक़ में था। वो हैरान और खुश इस बात पे हो रही थी कि साइम उसके साथ कोई गलत सलूक नहीं कर रहा। वो पुरसुकून हो गई थी ये सोचकर कि शायद काज़मा के लिए उसके दिल में नरम गोशा पैदा हो गया, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। क्या पता उसने घर में इसे इस काम मुकाम भी दिलवा दिया हो। ये सब सोचते एक भूली भटकी मुस्कुराहट होंठों पर आई थी। जोहा ने एक नज़र घड़ी को देखा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। एहतशाम तेज़ी से चलता बाहर जा रहा था जब रायका ने उसे पुकारा, और वो काज़मा के जाने के बाद ज़्यादातर वक्त लॉन में ही गुजारती थी। काज़मा को फूल पसंद थे और रोज़ सुबह उठते ही वो फूलों को पानी देना शुरू कर देती थी। उसके जाने के बाद से शाहीना बलोच और रायका ये काम सरअंजाम दे रही थीं। भाई, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? उसने एहतशाम के करीब जाकर पूछा। एहतशाम ने उसके चेहरे को देखकर जवाब दिया, काज़मा को लेने। आज वो हम सबके साथ होगी और फिर हम पहले की तरह रहेंगे। एहतशाम काज़मा को सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, सच भाई, आप काज़मा को लेने जा रहे हैं, लेकिन आप हवेली कैसे जाएंगे? साइम बलोच तो आने नहीं देगा। पहले पुरजोश होकर फिर आखिर में परेशान सी गोया हुई। नहीं, मैं उसे हवेली से नहीं, कॉलेज से लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि साइम ने कॉलेज की इजाज़त कैसे दे दी, लेकिन अब उसने गलती की है तो खुद भुगतेगा। अब मज़ीद मेरी बहन को वो ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। एहतशाम के बोलने पर रायका ने हाँ में सर हिलाया। एहतशाम सरशार सा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और एक हफ्ते बाद अपनी बहन को देखने की खुशी हद से सिवा थी। उसे हवेली लाते वो साइम से इसे तलाक दिलवा देगा। वैसे भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, जबकि उसकी बहन मेरे साथ खुशी से रह रही है, तो उसे हर सूरत इसे आज़ाद करना होगा। खुद से न जाने वो क्या क्या सोच रहा था। एहतशाम की गाड़ी हवेली से निकलती काज़मा के कॉलेज की जानिब रवां दवां थी। काज़मा के रिएक्शन के बारे में सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। किस्मत उसकी मुस्कुराहट नम आंखों से देख रही थी। बड़ी हवेली में नाश्ते की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में बुआ सारी हवेली में सिर्फ काज़मा को ढूंढ रही थी। साइम के कहने पर उसका कमरा 2 दिन पहले ही अलग किया गया था। वो जान गई थी कि वो अंधेरे से डरती है, इसलिए उसे अपने साथ सुलाने में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई। लेकिन साइम को ये भी बर्दाश्त ना हुआ था। उसका कमरा अलग कर दिया था और वो रोज़ फजर में उठने के बाद उनके पास आकर बैठ जाती थी और फिर सुबह 6 बजे इन्हीं के साथ किचन में आती थी। लेकिन जब आज वो ना आई तो वो उसके कमरे में देखने गई थी, जहाँ वो मौजूद नहीं थी। बुआ को लगा वो किचन में होगी, लेकिन उसे किचन में भी ना पाकर वो सारी हवेली में ढूंढ रही थी। वो हवेली की बैक साइड पर बने स्टोर रूम में भी दिखाई थी कि साइम ने फिर से तो उसे वहाँ बंद नहीं कर दिया, लेकिन वहाँ भी मौजूद ना पाकर इन्हें परेशानी लाहक हो रही थी। इतनी बहादुर वो नहीं थी जो रातों रात हवेली से भाग जाती। फिर एक लम्हे को उनके जहन में ख्याल आया कि हो सकता है वो साइम के कमरे में मौजूद हो, और इसी सोच से मुत्तफिक होकर वह अपने काम करने लगी। बलोच हवेली के नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे सिवाय साइम के। अमारा और असमन बलोच की नज़रें भी काज़मा को ढूंढ रही थीं, जिसको उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं देखा था। आखिर अमारा से रहा ना गया तो वो नुसरत बलोच से मुखातिब हुई, आंटी, वो बेबी गर्ल आई में काज़मा कहाँ है? उसके सवाल पर वहाँ मौजूद बुआ के कान भी खड़े हुए थे। उन्होंने बेसाख्ता दुआ की, जो वो सोच रही है वही हो, वो साइम के कमरे में मौजूद हो, हवेली से बाहर ना गई हो। मुझे इल्म नहीं, नुसरत बलोच ने तपे हुए अंदाज में कहा। हाँ, मैंने भी सुबह से काज़मा को नहीं देखा। वो तो रोज़ आपके साथ नाश्ता बनाती है ना, तो आज नहीं बनवाया क्या? वो सो रही है? उसकी तबीयत ठीक है? आहद मुतफिकर अंदाज में बुआ से पूछने लगा। सरदार, काज़मा बेटी अपने कमरे में नहीं थी। मुझे लगा कि वो साइम सरदार के कमरे में होगी, बुआ ने तहम्मुल से कहा। उनके जवाब पर असवन बलोच ने मुठ्ठियाँ कसी थीं, दांत पर दांत जमाए। वो बुआ को घूर रहे थे, फिर अचानक सरबहरी से बुआ से मुखातिब हुए। क्या तुमने देखा उसको साइम के कमरे में जाते हुए? नहीं सरदार, मैंने देखा नहीं है। मैं अपने तय बता रही हूँ। मैं सारी हवेली में ढूंढ चुकी हूँ, वो कहीं नहीं है, इसलिए मैंने कहा, बुआ ने डरते डरते बताया। इनकी बात पर वो एक झटके से उठकर साइम के कमरे की तरफ गए और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो जो जूतों समेत औंधे मुंह बेड पर सो रहा था, दरवाजे की आवाज़ अपने भारी होते सर को थाम कर कसलमंदी से उठ बैठा। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, जिसको बर्दाश्त करते वो दरवाजे की तरफ गया। क्या मुसीबत आ गई या नहीं करना मुझे नाश्ता? साइम ना दरवाजे पर असमत बलोच को देखकर यही समझा कि वो उसे नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं, इसलिए कड़वा सा जवाब देकर दरवाज़ा बंद करने लगा था। जब असमत बलोच ने दरवाजे पर हाथ रखते उसको बंद करने से रोका और गुस्से से कहा, साइम, क्या वो लड़की इस वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद है? कौन सी लड़की? साइम ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर रवानी में कहा। जब लड़की लफ्ज़ पर होंठ सिर्फ फड़फड़ा कर रह गए, जहन एक लम्हे में बेदार हुआ। जब वो रोज़ के मनाजिर आंखों के सामने गुजरे तो साइम के कदमों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो दीवाना वार अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा।
मेन गेट पर पहुंचकर उसने गार्ड से बेकरारी से पूछा, तो तुमने दरवाज़ा खोल दिया था? वो अंदर आ गई थी ना? उसका गिरेबान पकड़ते पूछा। उसकी आवाज़ कँप-कँपा रही थी। दिल की धड़कनें इस हद तक तेज थीं कि कानों में ढोल की मानिंद गूंज रही थीं। नहीं सरदार, गार्ड ने हलक तर करते जवाब दिया। साइम को लगा किसी ने पिघला शीशा उड़ेल दिया हो उसके कानों में। धुआं चेहरे से गार्ड को देखकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। मैंने क्या कहा था कि दरवाज़ा ना खोलना? उसकी ज़मीन पर धक्का देते सर्द लहजे में बोला तो गार्ड ने सहम कर नफ़ी में सर हिलाया। साइम खूनख्वार नज़रों से उसको देखकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है काज़मा? भाई, आहद उसके रास्ते में हाइल होता स्पाट अंदाज में बोला। वो हवेली गई है। साइम उसके गिंग चेहरे को देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे आहद तो बर्फ़ के मुजस्समे की मानिंद यूं ही खड़ा रह गया। हैरान तो असफंद और नुसरत बलोच भी बहुत थे। ये एक ख्वाब ही लग रहा था इन्हें, वरना साइम की पॉजिटिव आदत से तो वो वाकिफ़ थे। एक बार जो चीज़ उसकी हो जाए वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करता। फिर यहाँ बात तो उस लड़की की थी जिसको उसने अपने निकाह में लिया था। आहद ने होश में आकर उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। यकीन करना नामुमकिन लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल कह रहा था साइम ने झूठ कहा है। उसे शायद एहतशाम के इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने खुद से ही कहीं भेज दिया। आहद को काज़मा की फिक्र हुई थी। अपनी जेब से फ़ोन निकालकर हवेली से निकलता चला गया। सब नाश्ता छोड़कर जा चुके थे, जबकि असफंद बलोच और अमारा पुरसुकून मुस्कुराहट होंठों पर सजाए नाश्ते की मेज़ पर गए, क्योंकि उनको तो वैसे ही वो नहीं पसंद थी। लेकिन असफंद बलोच को थोड़ा अफसोस हो रहा था काज़मा को हयात बेग के हवाले करके। वो उनसे बड़ी डिमांड करना चाहते थे, जो अब मुश्किल था। साइम इज़्तिराबी कैफियत में मुसलसल अपनी एक टांग हिला रहा था। रात के फेल के अमल से उसको शर्मिंदगी हो रही थी। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी ड्रिंक करने की। अगर कर ली थी तो उसके कमरे में ना जाता और ना ही ये सब कुछ होता। उसको यही लग रहा था कि वो हवेली गई है, इसलिए वो पुरसुकून था। वो अभी उसका सामना करना भी नहीं चाहता था। वो उसको थोड़ा सा वक्त दे रहा था, या ये कहना बेहतर होगा कि वो खुद उसके सामने नहीं जाना चाहता था। वो थोड़े दिन हवेली रह ले, फिर उसे यहाँ ही आना है। अब उस पर गुस्सा भी नहीं करूँगा। साइम परेशानी से सोचता शावर लेने वॉशरूम में गया। एहतशाम कब से कॉलेज से थोड़े फासले पर खड़ा था। लम्हे गुजर रहे थे, लेकिन ना तो साइम की गाड़ी आई थी और ना ही काज़मा। अब उसे यकीन हो गया था कि साइम को उसके इरादे के बारे में पता चल गया, तभी शायद उसको मना कर दिया। जितनी खुशी से वो यहाँ आया था, अब बेजारी में बदल गई थी वो सारी। वो फिर से अपनी बहन से दूर हो गया। वो उसे हवेली से भी ला सकता था, लेकिन सिर्फ साइम की धमकी की वजह से खौफज़दा था। वो नहीं चाहता था कि वो काज़मा को दूर कर दे, इसलिए इंतज़ार में था कि वो कब बाहर निकलने की इजाज़त दे और वो उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन शायद अभी वो वक्त दरकार नहीं था। दिल महसूस कर वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था जब उसके फ़ोन पर आहद की कॉल आने लगी। एहतशाम ने कोफ से फ़ोन कान से लगाया। एहतशाम, तुम कॉलेज के बाहर ही खड़े हो, काज़मा नहीं आई? अहमद ने बात को तूल देकर उससे इस्तफसार किया। वो सीधा इससे काज़मा की हवेली में मौजूदगी के बारे में पूछकर उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसे यकीन था कि साइम ने झूठ कहा है। पिछले 3 घंटे से मैं कॉलेज के बाहर ही खड़ा था, अब मैं जा रहा हूँ। अगर वो नहीं आ रही तो तुम मुझे सुबह ही बता सकते थे, एहतशाम ने झुंझलाकर कहा। उसकी बात पर आहद ने अपने जबड़े भेजे थे। मतलब उसका शक सही निकला, वो कहीं और चली गई है और उसे निकालने वाला साइम खुद है। आहद को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था साइम पर। फिर खुद को पुरसुकून करके उसने खुद को झूठ बोलने के लिए तैयार किया था। आज पहली दफ़ा एहतशाम से झूठ बोल रहा था। भाई ने शायद उसे मना कर दिया, इसलिए नहीं आई वो, और सुबह से कमरे में थी, इसलिए मुझे पता नहीं था। अभी उसे देखा तो तुमने फ़ोन किया। आहद को झूठ कहते बुरा लग रहा था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। एहतशाम ने हंकारा भरते कॉल कट करते गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई, मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी इस पार्टी में जाऊंगी, अर्शिया मुंह फुलाकर खफगी से बोली। और जब से अहमद ने उसे बताया था कि उसकी यूनि में पार्टी मुनक्किद की गई है, जब से अर्शिया ने भी वहां जाने के लिए रट लगा ली थी और अहमद उसे वहां ले जाने के हक़ में नहीं था। उसने साफ मना कर दिया था, जिस पर अर्शिया अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी और अहमद उसे मनाने में लगा हुआ था। अर्शी मेरी जान, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? हम दोनों बहन भाई अपने घर में पार्टी करेंगे, अहमद ने उसको पुचकारते कहा। नहीं भाई, मैं किसी पार्टी में जाऊंगी। आज अगर मामा पापा जिंदा होते तो मैं उनसे आपकी शिकायत लगा देती, अर्शिया ने अचानक रोते हुए कहा तो अहमद तड़प कर अपनी जगह से उठा था। नहीं अर्शी, रोते नहीं, बहादुर लड़कियां नहीं रोती। ठीक है, आप मेरे साथ चल लेना, लेकिन अपना ख्याल आपको खुद रखना होगा। वहाँ अच्छे बुरे सब लोग मौजूद होंगे, उसके बालों को सहलाते नरमी से समझाया। ठीक है भाई, मैं ख्याल रखूँगी, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अर्शिया इजाज़त मिलने पर अपनी नाराज़गी भुलाए उसके सीने से लगी थी। अहमद ने मुस्कुराते उसके गिर्द हिसार कायम किया, फिर उसे खुद से अलग करते बहुत प्यार से बोला। अर्शी, लड़की की इज्जत तितली के परों से ज़्यादा नाजुक होती है। जब लड़की के कदम हया की सीढ़ी से लड़खड़ाते हैं तो मुंह के बल उसका पूरा ख़ानदान
गिरता है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। वहाँ पर लड़के भी होंगे तो उनसे दूर रहना, किसी से भी बात मत करना, अहमद ने उसको समझाया। ये बात करते वक्त एक तकलीफ सी हुई थी उसके दिल में। जी भाई, मैं आपकी सारी बातों का ख्याल रखूंगी, आप मुझे ले जाना, अर्शिया ने उसकी बातों के जवाब में कहा। तो अहमद ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। ये कौन है रमीज़, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? वो डेविल को पता चलाना तो तुम्हारे साथ मुझ पर भी ज़िंदगी तंग कर देगा। उसको जहाँ ले लाए हो वहाँ छोड़कर आओ। अली रमीज़ की बाहों में काज़मा के वजूद को देखकर ही शुरू हो गया। अली, खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो, डॉक्टर को फ़ोन करो, मेरी गाड़ी से टकरा कर गिरी है यार। मैं अब इसे इस हाल में सड़क पर छोड़कर आ जाता, और वैसे भी उसके पीछे 2 लड़के भी लगे हुए थे, और रात के अंधेरे में पता नहीं कहाँ जा रही थी कि मेरी कार नहीं देख पाई और टकरा कर पीछे गिर गई। रमीज़ ने उसको वजाहत दी तो वो सर हिलाता अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। डॉक्टर के पट्टी करके जाने के बाद वो दोनों भी इस कमरे से निकलकर आ गए थे। रमीज़ उसे पहले ले तो आया था, लेकिन अब डेविल का खौफ अंगड़ाई लेने लगा था। उसे पता था उसे डेविल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो भी इंसानियत के नाते उसे ले आया था। काज़मा की आंख खुली तो वो गायब दमागी से छत पर चमकते फानूस को घूरने लगी। जैसे जैसे हसियात बेदार हुई, उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। अचानक बेड से उठी तो सर में टीस उठी थी। या अल्लाह, इतना नारवा सलूक किया, मैं मुस्तहिक हूँ इसकी, बिना किसी ख़ता के इतनी सज़ा झेल रही हूँ। या अल्लाह, तू अपने बंदे की बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। अल्लाह, मेरी बस हो गई है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। काज़मा रोते रोते घुटनों में सर छुपा गई। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो अपनी शिद्दत गिरिया से सुर्ख हुई सब्ज़ आंखों से हॉलनुमा खूबसूरत कमरे को देखकर बुड़बड़ाई। मैं किसी और की कैद में आ गई, अब मैं कैसे निकलूँगी? वो अपनी तेज़ होती धड़कनों से मुंह पर हाथ फेरती हुए बोली। उसे यही लग रहा था कि वो इन दरिंदों की कैद में आ गई। उसका एक्सीडेंट अगर तुम्हारी गाड़ी से हो गया था तो उसको अस्पताल लेकर जाते, यहाँ क्यों लेकर आए? ये डेविल का वाइट पैलेस है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि किसी को भी उठा कर ले आओ। डेविल जो अभी ही आया था, रमीज़ किसी लड़की को लेकर आ गया है जिसका एक्सीडेंट उसकी कार से हुआ है। अली के मुंह से सारी बात सुनकर उन पर गरज रहा था। डेविल वो अकेली थी, उसके पीछे लड़के लगे थे, इसलिए मैं उसे ले आया, और रात के अंधेरे में वो अकेले कहीं जा रही थी। मुझे लगा वो परेशान है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया उसका यहाँ रहना तो मैं इसे वहीं छोड़ आऊँगा, रमीज़ ने नरमी से कहा, वरना जितने गुस्से में डेविल था उसको ऊपर पहुँचा देता। रमीज़, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे अलावा इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। आज तक यहाँ तक कितने लोग आए हैं, वो सब डेविल की मर्ज़ी से आए हैं और मेरी मर्ज़ी से गए हैं। तो तुम मेरी बगैर इजाज़त के किसी को लेकर आए, और वो भी लड़की हो। डेविल का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हाँ, पता है तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन मैं उसे तुमसे शादी कराने के लिए नहीं लाया, मजबूरी में ले आया। उसे होश में आने दो, मैं ले जाऊँगा बस। रमीज़ उसकी एक ही बात से तंग आकर बोला, लेकिन डेविल के चेहरे की तरफ नज़र पड़ते ही उसका सांस रुक गया था। तीर की तेज़ी से डार्क रूम से निकलता चला गया। तुम क्यों खड़े हो? यहाँ से जाओ और इस मुसीबत को लाउंज में बिठाओ, मैं आता हूँ। अली को वहीं खड़ा देख डेविल गुस्से से धाड़ा तो अली वहाँ से फ़ौरन खिसका था। डेविल ने तंग नज़रों से दरवाजे को घूरा, फिर सर झटक कर रोलिंग चेयर पर बैठ गया था। काज़मा ने एक नज़र सारे कमरे को देखा, फिर उसकी नज़र पर्दों की ओट से नज़र आते शीशे पर पड़ी तो वो छोटे छोटे कदम लेकर ग्लास वॉल के करीब आई। पर्दों को हटाकर उसने ग्लास वॉल का दरवाज़ा धकेला। ग्लास वॉल से नीचे दिखता मंजर बहुत दिलकश था। वसीओ अरीज एकड़ पर फैला लॉन, जिस पर घास किसी शिफाफ कालीन की मानिद मालूम होता था। तरह तरह के कीमती फूल हवा के झोंकों से झूमते हुए नजर आ रहे थे। लॉन के वस्त में कीमती पत्थर से बना फव्वारा अपनी पूरी आबोताब से विराजमान था। फव्वारे से निकलते पानी की छींटें घास को भगो रहे थे, और फव्वारे से कदरे दूर 4 कीमती सोफे और एक छोटी सी मेज़ जिस पर कैरम बोर्ड पड़ा हुआ लॉन की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर एक पल को मिसमराइज हुई थी। इतना खूबसूरत नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था, मगर साथ ही उसके जहन में आते ख्यालात उसका दिल हर चीज़ से उचाट कर गए। वो नम आंखें लिए कांपती टांगों से दोबारा बेड पर आ बैठी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो करंट खाकर उछली। सामने तकरीबन 35-40 की औरत चीना खड़ी थी, जो ब्लैक और वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस मुस्कुराते उसे देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? काज़मा ने उसे गोरी चमड़ी वाली अंग्रेज़ औरत की जानिब देखते हकलाते पूछा। उसे खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। चीना, जो इतने सालों से अपने बॉस के साथ पाकिस्तान में काम कर रही थी, थोड़ी बहुत उर्दू उसे आ गई थी, इसलिए वो काज़मा की बात समझ गई, लेकिन उसकी बात समझकर उसको नज़रअंदाज करके उसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी। मैम, आप फ्रेश हो जाएं, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कंफर्टर दुरुस्त करती वो नज़रें चुराती बोली। तो काज़मा ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। वो प्लीज़ हेल्प मी उसके करीब आती हाथ जोड़कर बोली तो चीना के दिल में एक टीस सी उठी।
کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ درد، کرب، اذیت، خوف، تکلیف، بیزاریت، معصومیت۔ میم میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں۔ سر ضرور آپ کی مدد کریں گے، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چینا کے پہلے جملے پر جہاں اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، وہیں دوسرے جملے سے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ سرس بات میں ہلا کر کمرے کے سائڈ پر بنے بڑے سے باتھ روم میں جاتی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ گلے میں لیا دوپٹہ اتنا چھوٹا نہ تھا، لیکن کسی مرد کے سامنے جاتے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بھائی اور زبردستی کے شوہر کی وجہ سے وہ کس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہی دوپٹہ اچھے سے اپنے اوپر پھیلائے وہ چینا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک انجانے سے خوف نے اسے ابھی بھی گھیرا ہوا تھا۔ وہ پر امید ہوتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرتے وہ چینا کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چینا نے اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھا تھا۔ انوسینٹ بیوٹی کو دیکھ کر اس کے لب بے ساختہ ہلے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ کمرے سے لے کر باہر نکلتے۔ اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت محل میں موجود تھی، لیکن وہ فی الحال سب کچھ فراموش کرتی یہاں سے نکلنے کے لیے بےتاب تھی۔ ساری سیڑھیاں طے کرتے اب وہ چینا کی ہمراہ ایک بڑے سے لاؤنج کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ چینا نے اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ قاسمہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی، اپنے باس سے اس کی سفارش کرے گی۔ اس کی وہیں روکنے پر ٹوٹ سی گئی اور اس کے بار بار اشارہ کرنے پر وہ کڑوا گھونٹ بھرتی لرزتی ٹانگوں سے آنکھیں میچے اندر بڑھ گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس نے لرزتی پلکوں سے سامنے دیکھا، جہاں ایک قد آور شخص کاؤچ پر بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کا سرد تاثر دیکھ کر قاسمہ کے قدم چلنے سے انکاری ہوئے۔ آگے آ کر صوفے پر بیٹھو۔ اس کی سرد بھاری آواز سن کر قاسمہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا سارا چہرہ چھپا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ قاسمہ کو تو اس کو دیکھنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابھی سالم نگل جائے گا۔ پیچھے علی اور رمیز کھڑے ہو کر ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جہاں رمیز قاسمہ کے اس طرح گھبرانے اور ڈرنے سے پریشان ہو رہا تھا، وہیں علی محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے بہت مزہ دے رہی تھی قاسمہ کی یہ حالت۔ وہ لوگ سالوں سے اس فیلڈ میں تھے۔ ڈیول کے نام سے ساری مافیا کانپتی تھی، لیکن کبھی کبھی ان کا سامنا کسی لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ آج قاسمہ کو اتنا ڈرتے دیکھ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، لیکن ڈیول کی موجودگی کی وجہ سے بڑی مشکل سے ضبط کی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ اس کا سرسراتا لہجہ سن کر قاسمہ کانپتی ایک جھٹکے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی اور وہ شخص اس پر اپنی نظریں گاڑے صرف اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ قاسمہ جو پہلے ہی دوپٹے میں موجود تھی، اس کے اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہوتی، جزبز ہو رہی تھی۔ اسے اس کی نگاہوں سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی حالت کے پیش نظر اس کا چہرہ خیز سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کل سے کافی بہتر لگ رہی ہے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ میرے دوست کی کار سے ہو گیا تھا، اس لیے وہ تمہیں یہاں لے آیا۔ اب جب تم ٹھیک ہو گئی ہو تو اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑائے گا۔ ڈیول کی سرد بھاری آواز سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جبکہ گھر کا پتہ پوچھنے پر قاسمہ پریشان ہو گئی۔ حویلی وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ سائم کی وہ شکل دیکھنے کی تک کی روادار نہ تھی۔ اس نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اب اگر وہ سائم کی قید سے آزاد ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ڈیول بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو گھر جانے کے نام پر خوشی کے بجائے پریشانی میں بدل گئے۔ قاسمہ نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ دوپٹے کا کانوں پر ہاتھوں پہ مروڑتی وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ اس کو کچھ نہ بولتے ڈیول کوف سے اٹھتا لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ علی اور رمیز اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو سرخ ہو رہا تھا۔ چینا کو آواز لگاتے وہ دوبارہ قاسمہ کو کمرے میں چھوڑنے کا کہتے خود بھی ڈیول کے پیچھے گئے۔ احتشام شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو رائکا کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ کتنے یقین سے کہہ کر گیا تھا وہ کہ قاسمہ کو لے کر آئے گا، لیکن شکست بھرے انداز میں لوٹا تھا، اور یہی بات اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ رائکا جو بے چینی سے احتشام کا انتظار کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی۔ بھائی، آپ قاسمہ کو لینے کے لیے گئے تھے، کیا وہ نہیں آئی یا باہر ہے؟ رائکا بے قراری سے بولتی جواب کی منتظر تھی۔ وہ نہیں آئی، فائم کو شاید پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے کالج نہیں بھیجا۔ میں کافی دیر کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا، اور پھر آہت نے بھی یہی کہا کہ وہ حویلی میں موجود ہے۔ احتشام ٹوٹے ہوئے انداز میں بولتا سر صوفے کی پشت سے لگا گیا۔ رائکا نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ جو خوش تھی اس کی دوست، اس کی بہن اس کے پاس آ جائے گی، وہ ایک بار پھر دور ہو گئی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا لے کر نہیں آئے تم؟ احتشام بھائی قاسمہ کو روشنا جو رائکا کے کمرے میں تھی اس کو منہ لٹکا کر آتے دیکھا پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر رائکا تکیے میں چہرہ چھپا گئی۔ روشنا نے دکھ بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ سب ہی پریشان اور تکلیف میں تھے، کوئی محبوب کو پا کر تکلیف میں تھا تو کوئی اس سے بچھڑ کر۔ روشنا بھی آہت کی بے رخی برداشت کرتے تھک رہی تھی۔
आहद ना उसका अब मैसेज देखने को तैयार था, ना ही उसका फ़ोन उठाने को। जो कुछ रुशना ने उसके साथ किया था, अब वो उसके साथ कर रहा था। उसने आहद के साथ ही फरियाल को भी खुद से खफा कर दिया। वो दोनों ही इससे सख्त नाराज़ थे और रुशना ने इन्हें मना भी नहीं पा रही थी। जोहा शाहीना बलोच के कमरे से निकलकर आई तो एहतशाम पर नज़र पड़ते हुए उसके करीब आ गई तो थका थका सा आंखें मूंदे सोफे पे ही लेटा था। जोहा ने उसके बिखरे बालों को उसकी पेशानी से हटाना चाहा था। जब एहतशाम ने किसी की मौजूदगी को महसूस करते आंखें वाकी तो सीधा जोहा से टकराई, जो परेशानी से उसका चेहरा देख रही थी। साईं, आप ठीक हैं? एहतशाम ने उसका हाथ खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और उसकी गोद में आ गिरी। उसके सीने पे दोनों हाथ रखते खुद उसके चेहरे पर झुकने से रोका था। एहतशाम उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसकी खुशबू में गहरा सांस ले गया, जबकि जोहा का खिफ्त के मारे सारा चेहरा सुर्ख हो गया था। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती वो पुरसुकून हुई कि किसी ने देखा तो नहीं। साईं, तो प्लीज़ छोड़ दें। उसके लबों का लम्स गर्दन पर महसूस करते जोहा रूहानसी होकर बोली। जब कुछ देर बाद उसे अपनी गर्दन नम होती महसूस हुई, जोहा खुद को उसकी सख्त गिरफ्त से निकालकर उसके बराबर बैठती। उसका चेहरा अपने मोमी हाथों से थामकर उसने ऊंचा किया तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी आंखें नम थीं। साईं, क्या हुआ? आपको उसके चेहरे की तरफ देखते तड़प कर पूछा था। जोहा, काज़मा मेरी वजह से इस कैद खाने में दोबारा फंस गई। मैं बिल्कुल भी अच्छा भाई साबित नहीं हुआ। उसके लिए मैं नहीं ला पा रहा अपनी बहन को अपने पास। क्या मेरे निकाह करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है? मैं क्यों इतना बेबस हूँ? जोहा क्यों कुछ नहीं कर पा रहा अपनी बहन के लिए? एहतशाम नम आवाज़ में उससे बोला तो जोहा की आंखों में भी नमी चमकी। उसकी बातें वो कहाँ सुन रही थी? वो तो बस अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी जो उसकी आती जाती सांसों की वजह था। उससे कहाँ बर्दाश्त हो रही थी उसकी आंखें और उसकी शिकस्त। वो तो उसके हर मैदान में सुरखरू देखना चाहती थी। एहतशाम खुद को कंपोज करता जोहा से नजरें चुराए उठकर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी आंसू बहाने की, लेकिन उसका अख्तियार तो ना था इन आंसुओं पर। जोहा नम नज़रों से उसकी पुश्त को देखकर एक फ़ैसला करते उठी थी। उसे मंजूर ना था एहतशाम की आंखों में आंसू। उसे जो कुछ करना पड़ा वो करेगी। साइम कमरे में मौजूद था। सुबह से ना जाने वो अब तक कितने सिगार सुलगा चुका था। एक तरफ अपने अमल पर उसे खुद पर गुस्सा और पेशमानी हो रही थी तो दिमाग अनजाने खदशात से घिरा हुआ था। वो ना जाने कितनी बार दुआ कर चुका था कि वो हवेली ही गई हो, कहीं और ना गई हो, या किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। बाहर की दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। वो ताक में ही बैठे हैं कि कब कोई शिकार दिखे और वो शिकार कर सकें। अगर वो किसी गलत हाथ में लग गई तो? यहाँ आकर साइम का दिल कांप जाता था। उसने इस लम्हे को 100 बार कोसा था जब वो नशे में उसके कमरे में गया था। कहने को तो वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन हमेशा उसे तकलीफ़ ही पहुँचाई है। इसका ये मकसद नहीं था, लेकिन जो उसे दूर कर दिया था। रात के हुलिया याद करते उसने आंखें मींची थीं। ज़मीर पर कारी ज़रब लगी थी कि अपनी इज्जत को घर से बाहर निकाला भी और बिना चादर के। खुद को सलवातें सुनाता वो अपने कमरे से बाहर निकला था जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। अब यहाँ क्यों आई हो? बस ख़त्म हो गई उसकी मोहब्बत। अपनी बहन मिलते ही तुम्हें बाहर निकाल फेंका। असफंद बलोच जोहा को अपने सामने देखकर नफरत से चिल्लाए थे। साइम जोहा को यहाँ देखकर हैरान हुआ था। वो भी असफंद बलोच की बात से मुत्तफिक होता सोफे पर टांग जमाए बैठ गया। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, आपको जो कुछ कहना है कह लें। मैं आपको वजाहत देने नहीं आई, क्योंकि आपके जैसा ज़र्फ नहीं है उन लोगों का। अमारा पर एक हकारत भरी नज़र डालकर वो दूबदू बोली, जबकि उसके इतने मजबूत लहजे पर सभी दंग रह गए थे। इतनी बहादुर तो ना थी तुम जोहा नुसरत बलोच। इतने दिनों बाद बेटी को सामने देखकर नम आवाज़ में बोली। हाँ, क्योंकि जो इस घर में रहती थी तो जोहा असफंद बलोच थी, और जो उस वक्त यहाँ खड़ी है वो जोहा एहतशाम बलोच है। जोहा के जवाब पर असफंद बलोच को अपना गुस्सा जब्त करना मुश्किल लग रहा था। इश्तियाल में आते वो जोहा की तरफ बढ़े थे। इससे पहले वो उस पर हाथ उठाते हवा में ही रोक लिया गया था। जोहा ने जो उनको थप्पड़ के खौफ से आंखें मीचनी थीं, खुद को महफूज पाकर आंखें खोली तो नज़र एहतशाम से टकराई, जो दांत पर दांत जमाए असफंद बलोच को घूर रहा था। उसको यहाँ देखकर जोहा के तो आसानी ख़ता हो गए थे। इतना डर उसे असफंद बलोच से नहीं लग रहा था जितना उसकी नाराज़गी का सोचकर लग रहा था। ये जो इस वक्त यहाँ खड़ी आपकी बेटी नहीं, बीवी है मेरी, और उसकी तरफ उठने वाला हाथ मैं जड़ से काटना से भी नहीं घबराऊंगा। एहतशाम नाफहम तासरात चेहरे पर सजाए असफंद बलोच से बोला, और उनके हाथ को एक ज़ोरदार झटके से नीचे किया तो उनके बाजू में दर्द की शदीद लहर उठी थी। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बीवी की हिफाजत के लिए आ गया, वरना आप लोगों का कोई भरोसा नहीं। आप इसे नुकसान पहुंचाने से भी नहीं घबराते। एहतशाम एक नज़र सबके चेहरों की तरफ देखकर बोला।
اس کی نگاہیں جس کی تلاش میں تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ قاسمہ کو بلائیے، میں اس سے بات کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوشی سے رہ رہی ہے، جبکہ آپ لوگوں نے اسے زبردستی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ یہاں رہنا چاہے گی تو میں چلا جاؤں گا، لیکن اس کا فیصلہ میری بہن ہی کرے گی۔ احتشام صائم بلوچ کے چہرے پر نظر مرکوز کیے بولا تھا۔ اس کی بات پر صائم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑی تھیں، ہاتھوں کی گرفت صوفے پر سخت ہوئی تھی۔ اگر یہ احتشام بلوچ نے کوئی چال چلی تھی تو بہت جان لیوا تھی، اگر یہ مذاق تھا تو بہت بےہودہ تھا، اور یہ حقیقت تھی تو جسم سے روح کھینچ لینے کے مترادف تھی۔ احتشام کے ساتھ وہاں موجود سب لوگ صائم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو خون چھلکانے والا ہو رہا تھا۔ احتشام اور زحا کو کچھ گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا۔ احتشام نے جب کسی کو بولتا نہ دیکھا تو خود کاظمہ کو آواز لگائی تھی، کاظمہ، لیکن جواب ندا رد۔ وہ حویلی میں ہوتی تو جواب دیتی، نہ احتشام کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ 2-3 بار یہ عمل دہرایا لیکن ہر بار ہی جواب ندا رد۔ احتشام کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ اگر وہ یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ جارحانہ تیور لیے صائم کی طرف گیا تھا۔ کہاں ہے میری بہن؟ اس کا گریبان پکڑتے اس کو صوفے سے اٹھایا تھا۔ صائم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان پر دیکھ کر ایک جھٹکے میں پیچھے دھکیلا تھا۔ صائم بلوچ نے آج تک یہاں پہنچنے کی اجازت خود کو بھی نہیں دی۔ تم کون ہوتی ہو میرے گریبان پکڑنے والے؟ انگشت شہادت اٹھاتے چبا چبا کر بولا۔ پریشان وہ بھی ہو رہا تھا کاظمہ کے لیے، لیکن چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ صائم، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، احتشام گرجتی آواز میں دھاڑا۔ تو وہاں موجود عورتوں نے سہم کر اسے دیکھا تھا جو زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ اس کی دھاڑ پر اسفند بلوچ بھی گھبرائے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا سالوں پرانا منظر پھر سے کسی نے چلا دیا ہو۔ آہت، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم بس مجھے بتا دیتے، میں خود اسے ڈھونڈ کر لے آتا، لیکن تم نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ تم نے کہا کہ وہ حویلی میں ہے، لیکن نہ جانے میری بہن کب سے لاپتہ ہے۔ احتشام آہت کو دیکھ کر دکھ سے بولا اور پھر زحا کا ہاتھ تھامے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بھائی کہاں ہے کاظمہ؟ احتشام کے جانے کے بعد آہت صائم سے متاثر سا ہوا۔ مجھے علم نہیں، مجھے یہی لگا کہ وہ حویلی گئی تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے راستے نہیں پتہ۔ صائم سادہ سے لہجے میں بولا، لیکن آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ بھائی آپ کیوں انسان سے جانور بن گئے؟ آپ نے ایک لڑکی کو حویلی سے باہر نکال دیا، اور لڑکی بھی وہ جو آپ کی بیوی تھی۔ احد اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک دوسرے کو باتیں سنانے سے بہتر ہے کہ تم جا کر اسے ڈھونڈو۔ نصرت بلوچ ان دونوں کی بحث کے درمیان بولی۔ ان کو صائم سے یہ امید نہ تھی، لیکن وہ کب کسی کی توقعات پر پورا اترا ہے۔ احد ایک تیز نظر صائم پر ڈال کر حویلی سے نکل گیا۔ ویسے اسے یہاں لانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، اب تک تو نہ جانے کتنے لوگ اس سے اپنی رات کو ایک لفظ اور نہیں امارا کہ زہر میں ڈوبے نشتر سن کر صائم شدت سے دھاڑتے اس کا گلا دبوچ گیا تھا۔ اس کے الفاظ سے یہ جسور جو صائم کے کانوں میں پھونکی گئی تھی وہ جنونی ہوتا اس کے گلے پر گرفت بڑھا گیا کہ امارا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو مارتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صائم تو اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ تو اس کو ہی ختم کر دیتا اگر اسفند بلوچ امارا کو اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ امارا گلے میں ہاتھ رکھتے بری طرح کھانس رہی تھی، جبکہ صائم لہو جھلکاتی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ آج کے بعد اس زبان سے کاظمہ کے خلاف کچھ کہا نہ تو تمہیں دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور اگلی بار تمہیں یہ بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے چہرے پر نفرت سے پھنکارتے اس نے ایک ناگوار نظر اسفند بلوچ پر ڈالتے خود بھی حویلی سے نکل گیا تھا۔ اسفند بلوچ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، رنگ ٹون کی آواز پر اپنا فون دیکھا جہاں حیات بیگ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ بھی فون کاٹ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ احتشام رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے حویلی کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اترو، زحا کو بنا دیکھے سرد و سپاٹ انداز میں گاڑی سے نکلنے کو کہا تو زحا نے تھوک نکلتے اس کو دیکھا جس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت تھی کہ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی واضح ہو رہی تھیں۔ سائیں، زحا نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارنا چاہا جب وہ اس کی بات بیچ سے اچک کر درستگی سے دھاڑا۔ زحا، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ کیا کہا میں نے؟ اس کی طرف رخ کیا جو سہمی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی اسے صرف کاظمہ کی فکر تھی جو پتہ نہیں کس حال میں تھی، اس لیے اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں کو ایک نظر دیکھ کر اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے تھام کر باہر نکالا۔ اس کو پیچھے کھڑا کر کے خود اپنی سائڈ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی زحا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زحا نے آنکھیں صاف کر کے قدم حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کو دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھولا۔ زحا کانپتی اندر داخل ہوئی جہاں اس کی توقع کے عین مطابق وہ تینوں سامنے ہی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ زحا کو یہ سب دیکھ شرمندگی ہوئی۔ کہاں گئی تھی زحا آپ؟ شاہینہ بلوچ اس کو دیکھ کر سختی سے بولی۔ ان کے لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ میں احتشام صائم کے ساتھ حویلی گئی تھی، زحا نے ان کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر اٹک اٹک کر بتایا، اور ساتھ مجرموں کی طرح چہرہ جھکا گئی۔
کس لیے؟ پہلے سے زیادہ غصیلا لہجہ شاہینہ بلوچ کو بے تحاشا غصہ آیا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر اس کے جانے کے بعد احتشام حویلی سے کسی کام سے آیا تھا اور اسے کمرے میں نہ پا کر شاہینہ بلوچ کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اسے وہاں بھی نہ دیکھ کر اس نے شاہینہ بلوچ سے دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ لمحہ لگا تھا احتشام کو سمجھنے میں وہ کہاں گئی ہے۔ احتشام کے بجڑ جانے پر وہ خود ہی اخذ کر گئیں کہ وہ کہاں گئی ہے، اور اب اس کے جھوٹ بولنے پر انہیں غصہ آ رہا تھا جو بمشکل ضبط کر رہی تھیں۔ وہ کاظمہ کیسی ہے؟ کاظمہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بات کو کاٹ کر رائکا نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ شاہینہ بلوچ کی گھری نظر انداز کرتے وہ اس سے سراپا سوال بنی۔ اس کے سوال اور اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر کے زحا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا تھا، نہ ہو نکاح کے لیے حامی وہ بھرتی اور نہ آج اتنی مصیبتیں ہوتی۔ کاظمہ کے بارے میں بتاتے اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ کیسے کہتی کہ پہلے اس کا بھائی حویلی لے گیا، پھر زبردستی نکاح کیا اور اب وہ حویلی میں بھی نہیں ہے۔ کاظمہ حویلی میں نہیں ہے، اس نے ایک سانس میں کہا تو وہاں موجود تینوں نفوسوں کا سانس رکا تھا، جبکہ زحا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ مطلب؟ شاہینہ بلوچ کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، جبکہ رشنا اور رائکا تو اب تک سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھیں۔ پہلے گھر سے دور گئی تھی، لیکن یہ آسرا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ جتنی بھی بدگمان سہی سائن سے، لیکن اس معاملے میں انہیں یقین تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن یہاں بھی غلط تھی۔ اس نے تو اسے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا۔ وہ حویلی میں نہیں تھی۔ سائیں بھائی سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں آ گئی ہے، لیکن وہ یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے احد بھائی اور سائیں اسے ڈھونڈنے گئے ہیں۔ ان تینوں کے حلق سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ شاہین بلوچ تو تخت پر ڈھہ گئی تھیں۔ رشنا اور رائکا خالی خالی نظروں سے زحا کو دیکھ رہی تھیں، جو ان سے نظریں چرا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے رائکا، زحا کے چہرے کو دیکھ کر چلائی تھی۔ اس کی بات پر زحا کا چہرہ تاریک پڑا تھا، خفت کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ خود سے بھی اعتراف کر رہی تھی اس بات کا، لیکن کسی اور کے منہ سے سننے کی ہمت نہ تھی۔ مزید رائکا کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ رشنا آپو وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا، پھر وہ کیوں نکل گئی تھی وہاں سے؟ اب نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ رشنا کی طرف رخ کرتے بے ربط جملوں میں بولی تو رشنا نے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ آگے بڑھ کر رائکا کو گلے لگایا تو اس کا سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رشنا نے ایک نظر شاہینہ بلوچ کو دیکھا جو خلا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں، اور ایک نظر اپنے ساتھ لگی رائکا جس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل گئی تھیں۔ اس نے دعا کی تھی کہ کاظمہ جہاں کہیں بھی ہو ٹھیک ہو، اس کی آزمائش اب ختم ہو گئی ہو۔ خوش آمدید حیات، اتنے سالوں بعد تم پاکستان آ ہی گئے۔ اسفند بلوچ اور حیات بیگ اس وقت ایک ہوٹل کے روم میں موجود تھے۔ اسفند بلوچ انہیں ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل آئے تھے۔ اسفند مجھے تو آنا ہی تھا، اب یہ بتاؤ کہ کب بھیج رہے ہو اس لڑکی کو میرے پاس جس کے لیے تم نے مجھ سے 50 کروڑ کا مطالبہ کیا ہے؟ ویسے ہے تو اچھی نا؟ حیات بیگ نے خباثت سے پوچھا تھا۔ ہاں حیات ہے تو گولڈن پیس، یقین کرو تمہاری اس دوست سے کہیں زیادہ حسین ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، میرے بیٹے نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ اسفند بلوچ پریشانی سے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے تم اسے ڈھونڈ لو، باقی لڑکیوں کا انتظام تم نے کر لیا؟ اس بار میں نے 15 لڑکیاں کہی ہیں، کیا تم نے مکمل کرنی؟ 3 دن میں انہیں بیرون ملک بھیجوانا ہے، اگر ہم ان کا آرڈر پورا کر لیتے ہیں تو ہمیں اچھی قیمت ملے گی۔ ہاں کچھ لڑکیوں کا انتظام تو ہو گیا ہے، باقی کل ایک یونی میں فنکشن ہے، وہاں لڑکیوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی، وہاں سے مکمل کر لیں گے۔ اسفند بلوچ نے ان کو ریلیکس کرنے والے انداز میں کہا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ صبح سے شام سے رات ہو گئی تھی، ان تینوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا جہاں جانے کی امید ہو سکتی تھی، لیکن کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ احتشام نے اپنے آدمیوں کو کاظمہ کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہوا تھا، جو ناکامی ہو رہے تھے۔ احتشام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بندوق کی ساری گولیاں سائم کے سینے میں اتار دے، جس نے اس کی بہن کو بے آسرا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اپنی بے بسی پر۔ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی جو وہ اس سے پوچھا تھا، لیکن اگر اس کی دوست ہوتی بھی تو کاظمہ کو کون سا راستہ معلوم ہوتا؟ اس کو تو بس باغ تک جانے کا راستہ معلوم تھا، وہاں بھی رائکا کے ساتھ جاتی تھی، اکیلے تو وہ اپنے کمرے میں سو بھی نہیں سکتی تھی۔ احتشام کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، جس کو وہ بے دردی سے صاف کرتا پھر سے ان راستوں پر دیکھ رہا تھا جہاں بڑی حویلی سے آتے تھے۔ آہد نے گاؤں میں موجود ہسپتالوں میں بھی اس کا پتہ کیا، کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے پولیس میں اطلاع دینے کا سوچتے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ سائم ابھی ہی حویلی آیا تھا، شگن زدہ کپڑے، براؤن بال، پریشانی چہرے، بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے بال، سرخ ہوتی آنکھیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا تھا، اس کا روتا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
वो बेचैन होकर एकदम उठा। कमीज के बटन खोले थे, हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। आहत दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो उस पर नज़र गई जो टूटा बिखरा बैठा था। आहत एक तासुब भरी नज़र डालकर उससे मुखातिब हुआ, भाई, कासमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमें पुलिस वालों को दे देनी चाहिए। मैं हर जगह देखाया, हत्ता के गांव के अस्पतालों में भी। अभी आहत बोल ही रहा था जब साइम बेड से उठकर उसके मुंह पर मुक्का मार गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे कुछ नहीं हुआ, मैं खुद ढूंढ लूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, साइम दुरुस्तगी से बोला था। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है, आप पहले ही सब बिगाड़ चुके हो, अब मजीद कुछ मत करें। आहत भी लिहाज बिलाए ताक रख कर चीखा। साइम का जवाब सुने बगैर ही वो उसके कमरे से निकल गया था। पीछे साइम ने कमरा तहस नहस कर दिया था, वो जो पहले ही पछता रहा था। आहत की बात पर मजीद गुस्से से पागल होते अपने गुस्से कमरे की चीज़ों पर उतारने लगा। एक दिन बाद काज़मा सारी रात सो नहीं सकी थी। कहने को तो उसे एक दिन डेवल ने सोचने के लिए दिया था ताकि वो फैसला कर ले कि कहाँ रहेगी, लेकिन सारी रात में भी काज़मा फैसला नहीं कर पाई थी। अभी थोड़ी देर पहले चीना उसका नाश्ता कमरे में पहुंचा कर गई थी, जो जहाँ का तहाँ ही पड़ा था। अब चीना दोबारा कमरे में आई थी डेवल का पैगाम उसे पहुंचाने के लिए कि वो उसे नीचे बुला रहा है। काज़मा को परेशानी ने आन घेरा था। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मरती क्या ना करती के मज़दाक पर अमल पैरा होते चीना के साथ नीचे की तरफ गई। वो कल वाले सूट में मलबूस थी। काज़मा कल से ज़्यादा आज घबरा रही थी। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। उसने सोच लिया था कि वो डेवल को सब कुछ सच बता देगी। लॉन्च में दाखिल हुई तो वो सामने ही सोफे पर विराजमान था। काज़मा डरते डरते सामने लगे सोफे पर बैठ गई थी। तो फिर क्या सोचा तुमने, कहाँ जाओगी? डेवल की सरसराती आवाज़ गूंजी। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? कितनी कोशिश की थी कि बिना अटके जवाब दे, लेकिन सारी बहादुरी पानी की तरह बह गई थी। क्यों नहीं जा सकती? डेवल ने अजीब नज़रों से उसको देखकर सवाल किया। क्योंकि मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया। गले में आंसुओं का गोला सा अटका था, पलकें झिपकाकर आंसुओं की बाढ़ तोड़ने से रोका था। फिर किसी रिश्तेदार का पता तो होगा, उनके पास चली जाओ, डेवल ने जैसे उसको मशवरा दिया था। उसकी बात पर काज़मा ने ज़रा सी नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था। भला उसका कहाँ कोई रिश्तेदार था? अगर था भी तो उसको मालूम नहीं था। वो आज तक अकेले ही कहीं नहीं गई थी, तो वो हवेली में ही रहती थी। उसके सवाल पर उसने नरमी से नफ़ी में सर हिलाया। सोफे पर टांग जमाए बैठा शख्स बगौर उसके तासरात देख रहा था। जो इस तरह सर हिलाने पर बहुत मासूम और सादा मालूम होती, उसके दिल के तार छेड़ रही थी। फिर किसके पास रहोगी? अपने दिल से तंग आता सर्द महरी से गोया हुआ। उसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था, ये जानने के बाद भी कि वो शादीशुदा है। आप मुझे दारुल मान में छोड़ दें, वहाँ रह लूँगी।